ये कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से। यहाँ पर हम एक लड़की को स्कूल में देखते हैं जिसका नाम जेनी है। वह अपने छोटे भाई जोन के साथ उसी स्कूल में पढ़ती है। जेनी के फादर एक एम्प्लॉय हैं जो इसी शहर की एक ऑफिस में काम करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि उसके फादर उन्हें शहर से दूर एक बंजर रेगिस्तान में ले जा रहे होते हैं। ये दोनों स्कूल यूनिफॉर्म में ही होते हैं। दरअसल इन्हें काफ़ी वक्त हो गया होता एक साथ बाहर गए हुए, इसीलिए वो उनको पिकनिक पर ले जा रहे होते हैं। लेकिन आज जेनी को अपने फादर का बिहेवियर थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा होता है। वो कभी गाड़ी चालू करता है तो कभी थोड़ी देर बाद बंद कर देता है। इसी दौरान जॉन गाड़ी से निकलकर बाहर भागने लगता है। उसके फादर कहते हैं कि हम अपना कैंप इसी जगह पर लगाएंगे। वो अपने साथ खाने का सामान भी लाए होते हैं। जेनी उसे निकालकर गाड़ी से बाहर रखती है और उसके फादर अभी भी गाड़ी में बैठे होते हैं। जेनी अपने साथ एक रेडियो भी लाई होती है। अब उसका फादर गाड़ी में बैठकर अपने बेटे को दूरबीन से देख रहा होता है। तभी जेनी देखती है कि उसका फादर उसके भाई पे बंदूक से निशाना लगा रहा है और वो उसे शूट करने लगता है। अब इससे पहले कि उसे गोली लगती, तभी जेनी आकर उसे पत्थरों के पीछे छुपा देती है। तभी जॉन यानी कि उसके छोटे भाई को लगता है कि वो सब कोई खेल खेल रहे हैं। जेनी उसे कुछ नहीं बताती, पर अब जेनी को पता चल चुका है कि उसका फादर इन दोनों को मारना चाहता है। वो अपने भाई को लेकर वहां से छुपकर भागने लगती है। वो देखती है कि उसके फादर गाड़ी से पेट्रोल का गैलन निकालता है और उसे गाड़ी पर छिड़क कर आग लगा देता है और खुद को गोली मारकर अपनी जान ले लेता है। दरअसल जेनी के फादर काफ़ी दिनों से डिप्रेशन में थे, इसलिए वो अपने साथ जेनी और जॉन को भी मारना चाहता था। जेनी ये देखकर काफ़ी डर जाती है और अपनी पिकनिक स्पॉट से कुछ खाने पीने का सामान लेकर अपने भाई के साथ निकल जाती है। जॉन के पूछने पर वो कुछ भी नहीं बताती है और वो उस बंजर रेगिस्तान में आगे बढ़ने लगती है। अब चलते चलते रात हो जाती है। उनके पास थोड़ा सा कैन फूड होता है। ये उन्हें खाकर गुजारा कर लेते हैं और वहीं रुककर सो जाते हैं। अब अगली सुबह उठकर वो आगे बढ़ने लगते हैं। वो काफ़ी ऊंचाई की तरफ पहुंच जाते हैं। वहां से देखने के बाद सामने बस दूर दूर तक बंजर रेगिस्तान नजर आ रहा होता है। ये एक जगह रुक जाते हैं। अब इनके पास आखिरी कैन फूड बचा होता है। ये उसे भी खा लेते हैं, यानी कि अब इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये रेगिस्तान में भटक चुके हैं। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा रेगिस्तान होता है कि यहाँ से बिना नक्शे के निकलना तकरीबन नामुमकिन है। अब इसके बाद रात बीत जाती है। आज उन्हें यहाँ 3 दिन गुजर चुके हैं। प्यास की वजह से अब इनकी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है। जॉन थककर वहीं लेट जाता है। अब वो चलने की हालत में नहीं होता है। जेनी उसे अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ने लगती है, पर अब जेनी भी काफ़ी थक गई होती। जेनी उसे कहती है कि वो उठे और उसके साथ आगे बढ़े। पानी ना मिलने की वजह से जॉन की आंखें बंद होने लगती हैं। तभी दूर जेनी को एक पेड़ दिखाई देता है। वो सोचती है कि वहाँ वो थोड़ी देर रुककर आराम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब जब वो उस पेड़ के पास पहुँचते हैं तो उस पेड़ पर कुछ फल लटक रहे होते हैं और वहीं उस पेड़ के नीचे काफ़ी पानी जमा होता है, जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उन्हें यह लगता है कि ये फल जहरीला भी हो सकता है। पर तब ये देखते हैं कि कुछ पंछी उस फल को खा रहे होते हैं। ये दोनों वहीं रुककर अपना पूरा दिन गुजारते हैं और रात को वहीं पर ही सो जाते हैं। अगली सुबह जेनी उठकर देखती है कि वहाँ का सारा पानी सूख चुका है। ये देखकर वह काफ़ी मायूस हो जाती है और अब पेड़ पर जो थोड़े बहुत फल होते हैं वो भी खत्म हो चुके हैं। इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा होता कि एक रात में इतना सारा पानी कैसे सूख गया। जॉन पूछता है कि आज वो किस दिशा में सफ़र करेंगे। जेनी कहती है कि वो यहीं रुकेंगे और मदद का इंतज़ार करेंगे। जॉन अब सफ़र नहीं करना चाहता। वो उतनी धूप में काफ़ी थक चुका है। अब इसके बाद दोपहर के टाइम पर वो वहीं पर ही आराम कर रहे होते हैं कि तभी दूर ऊंचाई पर एक आदमी उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। दरअसल ये एक शिकारी होता है जो उसी रेगिस्तान में अकेले शिकार कर रहा होता है। वो उनकी तरफ आता है और अपनी ज़ुबान में उनसे पूछता है, लेकिन जेनी को उसकी ज़बान समझ में नहीं आती और ना ही उस लड़के को इंग्लिश आती है। थोड़ी देर बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। जेनी उसे रोकती है और वो उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उस लड़के को कुछ समझ नहीं आता है। तब जॉन उसे इशारों में समझाता है कि उन्हें पीने के लिए पानी चाहिए, जिसके बाद वो समझ जाता है कि इन्हें पीने के लिए पानी चाहिए।
वो उस पेड़ के पास जाता है और गीली मिट्टी में एक लकड़ी की पाइप डालता है और मुंह से खींचकर पानी को ऊपर ले आता है। दरअसल यह पानी सूखा हुआ नहीं होता, वो भीतर बैठ गया होता है। ये दोनों पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। इसके बाद वहां से वो दोनों उस लड़के के साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में इन्हें काफ़ी सारे ऊंट दिखाई देते हैं। वो लड़का कंगारू का शिकार करता है और उसके बाद उसका मीट पकाता है। यहाँ पर जॉन के पास एक खिलौना होता है। वो एक ब्रिटिश सोल्जर होता है। वो लड़का उस खिलौने को फेंक देता है क्योंकि उसे ब्रिटिशर से नफरत होती है, क्योंकि इन्होंने उनकी सारी फैमिली को ख़त्म कर दिया था। वो लड़का मीट पकाते हुए काफ़ी सारी बातें बोल रहा होता है, लेकिन जैनी को कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद वो वहाँ पर साथ में काफ़ी खेलते हैं। गर्मी से जॉन की पीठ पर छाले पड़ गए होते हैं। वो लड़का जानवर को मार के उसके खून को गर्म करता है और जॉन की पीठ पर लगा देता है। ऐसा करने से उसके छाले ठीक हो जाएंगे। अब वो उसके साथ आगे के सफ़र में निकल जाते हैं। वो लड़का उन्हें एक लकड़ी की छतरी बनाकर देता है ताकि वो धूप से बच सके। जॉन उस लड़के से इशारों में बात करने लगता है और वो लड़का भी जॉन की बातों को थोड़ा बहुत समझने लगा है। वो लड़का आगे पत्थरों पर काफ़ी साइन बनाता है ताकि वो उन्हें अपनी सिविलाइजेशन के बारे में समझा सके, उनके बारे में बता सके। जैनी को लगता है कि शायद वो पहला इंसान है जिसने हम जैसे गोरे लोगों को देखा है। शायद आज तक वो अपने एरिया से कभी भी बाहर नहीं गया है। इसके बाद जैनी जाकर पास के तालाब में तैरने लगती है और वो लड़का शिकार पर चला जाता है। थोड़ा आगे चलने के बाद इन्हें वेदर ब्लून मिलता है। थोड़ी दूर में एक रिसर्च टीम काम कर रही होती है, पर इन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वहाँ से वो लड़का उन्हें फार्म पर लेकर जाता है। जैनी भागते हुए उसके पास जाती है, शायद यहाँ से उसे कोई मदद मिल जाए, लेकिन वो फार्म पूरी तरह से खाली होता है। ये देखकर वो काफ़ी मायूस हो जाती है। यहाँ वो लड़का जैनी से काफ़ी बातें करता है, लेकिन जैनी को कुछ भी समझ नहीं आता। शायद वो जैनी को पसंद करने लगा है। इसके बाद वो लड़का जॉन को लेकर शिकार करने चला जाता है। वहाँ उसे एक भैंसा दिखाई देता है। वो उससे लड़ने लगता है और ज़मीन पर पटक देता है। तभी वहाँ पर कुछ गोरे ऑस्ट्रेलियन ट्रक लेकर आते हैं। उन्होंने एक भैंसे को अपनी ट्रक के पीछे रखा हुआ होता है। वो कई भैंसों को अपनी राइफल से शूट कर रहे होते हैं। वहाँ वो लड़का खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है। उसे यह सब ठीक नहीं लग रहा होता, क्योंकि यह शिकार का सही तरीका नहीं होता। वो मायूस होकर वापस फार्म में लौट जाता है। जैनी उसे आवाज़ देती है, पर वो नहीं सुनता। थोड़ी देर बाद वो बाहर चला जाता है। बाहर कई भैंसों की हड्डियाँ पड़ी हुई होती हैं। वो उनके बीच में जाकर सो जाता है और हड्डियों की राख से अपनी पूरी बॉडी को पैक कर देता है। इसके बाद जब वो फार्म आता है तो जैनी को देखकर वो उसके सामने डांस करने लगता है। शायद वो जैनी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है और उसे इस तरह से देखकर जैनी डर जाती है और वो छुप जाती है। वो पूरा दिन और रात बाहर नाचता रहता है। इसके बाद जैनी रात को जॉन से कहती है कि सुबह होने वाली है, हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। अगली सुबह जॉन जैनी को उठाता है। वो पूछता है कि वो लड़का कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जैनी को लगता है कि वो लड़का शायद अपने घर वापस लौट गया होगा। ये दोनों सुबह अपनी यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो जाते हैं। ये जब वहाँ से जाने लगते हैं तो घर के दूसरी तरफ एक पेड़ पर ये उस लड़के की लटकी हुई लाश को देखते हैं। दरअसल उसने अपनी जान ले ली होती है। ये देखकर जैनी को काफ़ी दुख होता है। वो उसकी बॉडी से चींटियों को साफ करती है। अब इसके बाद ये दोनों वहाँ से निकलकर सड़क पर पहुँच जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। आगे उन्हें रेगिस्तान में एक माइनिंग टाउन नज़र आता है। वहाँ एक आदमी होता है और वहाँ से जैनी को मदद मिल जाती है। अब कुछ सालों के बाद हम जैनी को उसी अपार्टमेंट में देखते हैं जिसमें वो रहती थी। अब वो बड़ी हो गई है और उसने शादी भी कर ली होती है, पर जैनी अभी भी उस लड़के को भूल नहीं पाई। वो उसके साथ बिताई हुई रातों को याद करती है और उसकी बातों को याद करती है। और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।